स्वागत है दोस्तों आप सभी का फ्री ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर। दोस्तों आज मैं डिस्कस कर रहा हूं प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन जो कि आरपीएससी में कंडक्ट किया गया था। यहाँ लगभग 20 से 25 से 30 क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस आपको ये इंडिकेट करेंगे, ये एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे कि आपको किस तरह से टॉपिक वाइज तैयारी करनी है, कहां से तैयारी करनी है, किस तरह का मैटर आरपीएससी के अंदर क्रिएट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है पेपर्स के अंदर। तो आपको अपनी स्टडी उसी पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग करनी है। तो ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं और उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अपन करते हैं यहाँ पर वन बाय वन। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितने भी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, क्योंकि डेली क्लासेस यहाँ हो रही है और डेली क्लासेस के अंदर हेलो एल्केन तक का जो टॉपिक है, प्रिपरेशन मेथड और फिजिकल प्रॉपर्टीज तक का, वो मैंने डिस्कस कर लिया है दोस्तों। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना जो नया टॉपिक है उस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर वो अपन डिस्कस करते हैं दोस्तों। चलिए सबसे पहले बात करें, ये कह रहा है कि समावयवी मोनोक्लोरो एल्केन की संख्या क्या होगी, यानी नंबर ऑफ आइसोमेरिक मोनोक्लोरो एल्केन ऑफ C5H12। तो देखिए दोस्तों, ये एक पेंटेन है और इस पेंटेन के अंदर कितने मोनोक्लोरो एल्केन बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहां इनकी स्ट्रक्चर्स की बात करूं दोस्तों, तो इस पेंटेन की स्ट्रक्चर में इस तरह से, एक तो एन पेंटेन ले ले, एक आइसोपेंटेन ले ले और एक ले लें दोस्तों नियोपेंटेन। इस तरह से मैं इनकी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, अगर मैं मोनोक्लोरो की बात करूं, केवल मोनोक्लोरो की, ठीक है, तो देखिए एक तो पॉसिबिलिटी इसके अंदर यहां से हो सकती है और एक यहां से हो सकती है और एक यहां से हो सकती है। तो तीन तो आइसोमर्स इसके बन सकते हैं। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव नंबर ऑफ आइसोमेरिक मोनोक्लोरो एल्केन ऑफ C5H12। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहां से और इस कार्बन से और एक इस कार्बन से, चार पॉसिबिलिटीज है यहां पर। कितनी है? चार पॉसिबिलिटीज। इसके अलावा यहां दोस्तों केवल और केवल एक पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि यहां पे जुड़ सकती है या यहां पे जुड़ सकती है। तो इन तीन आइसोमर्स के अंदर यहां मेरे पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी है जो आइसोमेरिक मोनोक्लोरो एल्केन बनाने की, वो कितनी बन रही है दोस्तों? लगभग 8 बन रही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका ये रहा 8। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि एक बार मोनोक्लोरो एल्केन कहां से बना सकते हैं। तो एक बार यहां कार्बन पर हेलोजन जुड़ सकती है, एक पॉसिबिलिटी ये है और एक पॉसिबिलिटी ये है। तीन तो ये पॉसिबिलिटी जहां पे मोनोक्लोरो एल्केन बन सकता है। दूसरी, इस आइसोपेंटेन के अंदर 1 2 3 और 4 जगह है और नियोपेंटेन के अंदर केवल एक ही जगह है जहां मोनोक्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन यानी क्लोरीनेशन हो सकता है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में आ जाते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड विल अंडरगोज SN1 रिएक्शन। देखिए SN1 रिएक्शन की बात करें तो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री अगर एल्किल हैलाइड है तो सबसे फास्ट SN1 रिएक्शन देगा। ये अपन ने हेलो एल्केन के अंदर पढ़ लिया है दोस्तों, ये अपन ने डिस्कस भी कर लिया है और अभी अपन केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर वो डिस्कस करेंगे इसके अंदर। देखिए दोस्तों, यहाँ तीनों के तीनों 3 डिग्री है, लेकिन जब 3 डिग्री होता है यानी हैलोजन पे बेस्ड है दोस्तों, तो फ्लोरीन ले लिए मैंने, क्लोरीन ले ली मैंने और ब्रोमीन और आयोडीन। जहां बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा यानी जो हैलोजन आसानी से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आर और एफ के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, मजबूत होगा बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ आर आई के अंदर एक तो साइज ज्यादा है, विद्युतीयता का डिफरेंस बहुत कम है, यानी कम विद्युत तत्व है, इसलिए ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा और ये आयोडीन फ्री हो जाएगा और इजीली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा। तो फोर्थ ऑप्शन है जहां पे टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड है, ये इजीली आयोडीन को रिलीज करेगा, 3 डिग्री कार्बोनाइन बनाएगा और SN1 फास्ट शो करेगा, सबसे तेज शो करेगा। तो यहाँ अधिकतम सुगमता से SN1 रिएक्शन देने वाला कंपाउंड कौन सा हो गया दोस्तों? टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड हो गया। चलिए आगे चलते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बतानी है, यानी स्थायित्व क्रम बताना है एल्कीन का दोस्तों दोनों लैंग्वेज में पेपर आता है, इसे कोई इशू नहीं है। आराम से अगर प्रॉपर तैयारी करेंगे तो मैं जो क्वेश्चंस पेपर करवा रहा हूं साथ साथ थ्योरी के साथ साथ अगर उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक कवर हो जाएंगे। भले आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोनों लैंग्वेजेस के अंदर टॉपिक्स आपका डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। देखिए यहां तो दे रखा है दोस्तों पेंटीन, दूसरा दे रखा है सिस 2 पेंटीन, फिर दे रखा है ट्रांस 2 पेंटीन। ठीक है, जनरली पेंटीन 1 पेंटीन दे रखा है और 2 पेंटीन और
ट्रांस और सिस का दे रखा है। तो देखिए दोस्तों, एक तो ट्रांस की जो स्टेबिलिटी होती है ट्रांस एल्कीन की, वो सिस एल्कीन से तो ज्यादा होती है। ये लो, ये एक कंसेप्ट लगा लेते हैं अपन। तो यहां देख लीजिए कि कहां ट्रांस एल्कीन सिस एल्कीन से ज्यादा स्टेबल है। तो देखो, इसको फोर्थ को काट दीजिए, फर्स्ट को काट दीजिए और सेकंड ऑप्शन को भी काट दीजिए दोस्तों। अगर ढंग से करो तो आपको आगे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कई बार तो टॉपिक ऐसा होता है कि आंसर से ही आप क्वेश्चंस में जो दे रखे हैं ना ऑप्शन, उनसे ही आंसर निकाल ले, सीधा आंसर आ गया थर्ड, क्योंकि ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा होती है। अब 1 पेंटीन की क्यों है? क्योंकि स्टेबिलिटी यानी जो स्थायित्व क्रम है दोस्तों, वो किसके बेसिस पे समझाते थे अपन? वो समझाते थे अपन सेटजेफ रूल के आधार पर। कौन सा सिंगल बॉन्ड है दोस्तों यहां पर? ही कौन सा रूल है? सेटजेफ रूल। और सेटजेफ ये कहता है कि जिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड एल्कीन पर जितने ज्यादा प्रतिस्थापित समूह सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट होंगे, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो देखिए यहां पर केवल ये पूरा एक एल्काइल ग्रुप है, और 2 पेंटीन के अंदर भले कोई सा भी हो, 2 पेंटीन के अंदर इधर भी एल्काइल ग्रुप है और इधर भी एल्काइल ग्रुप है। तो जाहिर सी बात है 2 पेंटीन की स्टेबिलिटी 1 पेंटीन से तो ज्यादा है, लेकिन 2 पेंटीन में भी ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा होगी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटेट फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड एन एनोड। ठीक है, हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन इन द रिएक्शन विल बी। देखिए ये कह रहा है कि सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। याद करो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन पढ़ी थी क्या अपन ने एल्केन के अंदर? एल्केन के प्रिपरेशन मेथड में डिस्कस कर रखी है अपन ने। ठीक है, अगर मैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करूं तो ये कह रहा है एसिटेट फ्री रेडिकल। अब एसिटेट की स्ट्रक्चर अपने को पता होनी चाहिए दोस्तों। ये है अपना एसिटेट फ्री रेडिकल, ऐसे बनता था। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेता था मैं, जिसको सोडियम एसिटेट में बोल दूं। यहां से पहले सोडियम प्लस निकलेगा, फिर ये एसिटेट आयन बना लेगा, फिर यहां से इसका क्या होगा? होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, एनोड सॉरी ऑक्सीडेशन होगा, फिर ये ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और इस एसिटेट रेडिकल का फिर क्या होगा? फर्दर होमोलाइटिक क्लीवेज होगा और CH3 रेडिकल बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा? CH3 रेडिकल। और जब CH3 रेडिकल किसी दूसरे CH3 रेडिकल से जुड़ेगा तो ये क्या बना लेगा? ईथेन का फॉर्मेशन कर लेगा। कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रखा है विद मैकेनिज्म। तो यहाँ ऑप्शन अपने पास हो गया थर्ड, यानी एक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण के विद्युत अपघटन पर एनोड पर एसिटेट मुक्त मूलक बनते हैं। इस अभिक्रिया में बनने वाला हाइड्रोकार्बन क्या होगा? क्या होगा? ईथेन बन जाएगा, ईथेन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड ईथेन, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड ईथेन बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? ईथेन बन जाएगा। ये नहीं होगा दोस्तों, ये एल्कीन है, एल्कीन इस पे नहीं बनता है, ईथेन बनेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। एलाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड कैसा होता है दोस्तों? ये रहा एलाइल ग्रुप और यहां लगा दिया क्लोराइड। अब आप सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग जहां डबल बॉन्ड से होगी उधर से नंबरिंग कर देंगे, भाई चेन तो ले लेंगे। तो 3 क्लोरो चेक करो, 3 क्लोरो का है। 1 प्रोपीन, ये आइन लगा रखा है, गलत कर दीजिए, यहाँ इन है। तो 3 क्लोरो 1 प्रोपीन, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन है दोस्तों, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। चलिए आरएस नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। आरएस नोमेनक्लेचर आपको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रखा है दोस्तों। यहाँ स्ट्रक्चर बना रखी है, और ये जो स्ट्रक्चर दोस्तों, इसमें इस एच को देखो कहाँ ले रखा है, कहाँ ले रखा है इन्होंने? वर्टिकल पे लाइन पर ले रखा है। और अपन जानते हैं जब इसकी स्ट्रक्चर्स को ऐसे बनाते हैं तो यहाँ तो वेज लेते हैं और यहां लेते हैं दोस्तों डैश, यही होता है। तो अगर मैं ये कहूं कि जो वेज वाली ग्रुप कंडीशंस है ये वाली, या तो इसको यहां ले जाओ, ठीक है, या यहां ले जाओ, ये कर सकते हो, या जो आंसर आ रहा है उसका रिवर्स कर दें अपन। क्या कर दें? रिवर्स कर दें। तो चलिए एक बार तो इसकी स्ट्रक्चर बना लेते दोस्तों। ये कुछ इस तरह से है, Cl CH Br और COOH। क्यों? ताकि आधा क्वेश्चन तो यहीं से सोल्व हो जाए। ये हो गया अपने पास 2 ब्रोमो, भाई नेम तो चेक कर ले, 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड। तो ये देख लो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड, इन दोनों को तो हटा दो दोस्तों। ये दो ऑप्शन तो पहले से ही कैंसिल हो गए। अब आपको देखना है कि ये R है या S है, ये देखना अब आपने को। ठीक है, तो साहब सबसे पहले बड़ा ग्रुप ये रहा, फिर दूसरा क्लोरीन, वो तीसरा कार्बन। तो यहाँ आरएस नोमेनक्लेचर को भी अगर देखो आपने अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आपने जो आरएस नोमेनक्लेचर है उसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। मैं इसकी हो सकता है कि मैं प्लेलिस्ट आपको अलग करके दे दूं, कुछ बच्चों को इश्यूज आ रहे हैं प्लेलिस्ट के अंदर, मैं अलग कर दूंगा उसको। ठीक है, तो देखो अपने पास ऑप्शन आ रहा है, देखो दोस्तों क्लॉकवाइज का। तो हाइड्रोजन कहाँ है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन पर है, जबकि होना चाहिए क्या चाहिए?
हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो जो नाम होगा उसका चेंज कर देंगे, आर का एस होगा तो एस का आर हो जाएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन आ रहा था वो आर आ रहा था, और आर का क्या हो जाएगा, चेंज होकर के एस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा एस टू ब्रोमो, एस टू ब्रोमो टू क्लोरो इथेनॉइक एसिड। सिंपल सा है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाइए। एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है, क्या निकालना है, अम्ल का ऑर्डर निकालना है अम्लीय माध्यम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी अम्लीयता का, अम्लीय सामर्थ्य का, सामर्थ्य निकालना है, सामर्थ्य, ठीक है, अम्लीय का करैक्टर निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो यहां देखिए अगर आपने 12th की एनसीईआरटी पढ़ रखी हो तो ये एक ऑर्डर दे रखा है इनका, पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले जो ग्रुप है उन ग्रुप्स की पावर दे रखी है दोस्तों। तो ये जो पावर है वो कुछ इस तरह से होती है, अगर आपने याद की हो कभी, अगर नहीं याद की तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में कार्बोक्सिलिक जो एसिड का टॉपिक है उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो अम्लीय प्रॉपर्टी उसमें इस टॉपिक को दे रखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ CF3 दे रखा है दोस्तों, ठीक, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह हैं, यहाँ 1 है, ठीक है, तो इसमें केवल बहुत कम प्लस इफेक्ट लग रहा है, यहाँ 3 है तो यहाँ ज्यादा प्लस इफेक्ट लग रहा है, या इसके कंपेयर में कम लग रहा है, और यहाँ सबसे कम, और यहाँ विड्रॉइंग ग्रुप है। तो देखो सी, अच्छा इंक्रीजिंग बताना है तो देखो सी ऑप्शन तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर ऑप्शन ए, क्योंकि एक ही प्लस इफेक्ट लग रहा है, यहाँ 2 प्लस इफेक्ट लग रहे हैं, और यहाँ 3 प्लस इफेक्ट लग रहे हैं, तो ये कुछ इस तरह से दोस्तों इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो आप ऑर्डर चेक करिए, सी, ए, डी और बी, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। बेंजाइल क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में बेंज एजेड क्या हो रहा है, कैटलाइज्ड हो रहा है। तो ये कह रहा है कि एक उत्प्रेरक पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड कौन से दोस्तों, ये रहा बेंजोइल क्लोराइड, और अगर बेंजोइल क्लोराइड ले लूं या इसकी जगह कोई एल्केनोइल क्लोराइड ले लूं तो अपन जानते हैं पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में ये जो रिएक्शन होती है दोस्तों वो कौन सी थी, रोजेनमुंड रिडक्शन होती है, और ये सीधा सीधा बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, किसका, बेंज एल्डिहाइड का। तो सीधे सीधे रिएक्शन का नाम पूछा है तो अपने पास कौन सी हो जाएगी, रोजेनमुंड रिडक्शन हो जाएगी, या रोजेनमुंड अपचयन रिएक्शन हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रेस्पॉन्ड द फैलिंग रिएजेंट टेस्ट। देखो फैलिंग रिएजेंट टेस्ट दोस्तों केवल और केवल एल्डिहाइड देता है, एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट भी टेस्ट भी देता है, टॉलेंस रिएजेंट जो कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट कहलाता है। क्या होता है दोस्तों, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है दोस्तों, ठीक है, विलियन होता है, और फैलिंग सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट का मिक्सचर होता है। अगर नहीं देखा तो देखो मैंने एक प्रैक्टिकल के कुछ टेस्ट करा रखे हैं, तो अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देखिएगा, मैंने कंफर्मेटिव टेस्ट करवा रखे हैं और बहुत ही गजब के तरीके से बच्चों के साथ में करवा रखे हैं। आपको टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, फैलिंग रिएजेंट टेस्ट, ये बहुत सारे टेस्ट है, आपको इजी वे में समझ में आ जाएंगे। अगर देखा नहीं है तो, अगर करा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जरूर देखिएगा, मैं रिकमेंड कर रहा हूं आपको देखने के लिए, एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। तो फैलिंग टेस्ट नहीं देने वाला कौन सा है ये देखना है। तो देखिए बेंज एल्डिहाइड कभी भी फैलिंग रिएजेंट टेस्ट नहीं देता दोस्तों, एरोमेटिक एल्डिहाइड कभी भी फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एनसीईआरटी में डिट्टो लाइन लिख रखी है दोस्तों, एनसीईआरटी में डिट्टो लाइन है कि बेंज एल्डिहाइड फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। निम्न में से कौन सा यौगिक एल्डोल संघनन नहीं देता, यानी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन नहीं देगा। तो देखो दोस्तों एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की जो जनरल कैटेगरी है, कंडीशंस है, कौन सी कंडीशन में, एल्डिहाइड कीटोन में, तो जिसमें ये वाला ग्रुप होता है CH3CO ग्रुप, वो सारे के सारे एल्डिहाइड और कीटोन एल्डोल रिएक्शन देंगे, पहली कंडीशंस, ठीक है। या मैं कह दूं ऐसे कंपाउंड, नहीं सॉरी ये हेलोफॉर्म की कंडीशन थी, ऐसे कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन जिनके अल्फा कार्बन पर मिनिमम एक, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होनी ही चाहिए, वो सारे एल्डिहाइड कौन सी रिएक्शन दे सकते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन दे सकते हैं। ये हेलोफॉर्म की कंडीशन थी दोस्तों। अगर हेलोफॉर्म की पूछे तो ये वाली कंडीशन होनी चाहिए कि अल्फा कार्बन पर कम से कम 3 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, ठीक है। ऐसा ही एल्कोहल के अंदर ये वाला एल्कोहल होगा तो भी एलोफॉर्म रिएक्शन मिल जाएगी, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन में ये है कि अल्फा हाइड्रोजन मिनिमम एक होने जरूरी है,
ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन देगा, नहीं देने की बात करें ये भी देगा, ये भी देगा। मैथिल कीटोन समूह सहित कीटोन अल्फा हाइड्रोजन रहित, ये कंपाउंड कभी भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। एल्डिहाइड डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, तो ये एल्डिहाइड कभी भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। क्लियर है, यानी जिसके अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होगी वो आसानी से एल्डोल कंडेंसेशन देगा। ठीक है, अब सुनो, कहने जा रहा रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होनी चाहिए अल्फा कार्बन पर NaOH की प्रेजेंस में, जिसमें वो ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है 2 मोल, जिसमें एक का अल्कोहल बनता है और एक सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है कहने जा रहा रिएक्शंस के अंदर। चलिए आगे चलते हैं, ये लो आगे साहब, हैलोफॉर्म रिएक्शन का क्वेश्चन भी आ गया दोस्तों। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दर्शाता। अब हैलोफॉर्म की कंडीशन मैंने ये बता दी कि कोई भी एल्डिहाइड कीटोन हो अगर इसके बाद CH3CO ग्रुप हो वो देगा, आसानी से हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। और ऐसा ही एल्कोहल जिनके अंदर ये वाला ग्रुप होगा, ये सारे सारे एल्कोहल और सारे सारे कार्बोनिल कंपाउंड इजीली एल्डोल कंडेंसेशन हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। हैलोफॉर्म रिएक्शन में आपको NaOH के साथ में हैलोजन यूज करनी होती है दोस्तों, या कई बार आपको NaOX मिल सकता है, KOX मिल सकता है, या KOH के साथ में हैलोजन मिल सकती है। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो हैलोजन के साथ में, ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में हैलोजन होना जरूरी है। तो देखिए यहाँ CH3CO ग्रुप है, ये देगा, ये भी देगा, एल्कोहल है, ये वाली कंडीशन है, ये भी देगा। और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ ये थर्ड ऑप्शन एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, तो नहीं पूछ रहा है कौन सा नहीं देगा, तो ऑप्शन नंबर अपना थर्ड करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन 42 की ओर, जिसमें ये IPC नेम दे रखा है सीधा सीधा, करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड। तो इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, एक CH से 2 CH3 जुड़ रहे हैं, ये लो आइसोब्यूटारिक एसिड है दोस्तों, सीधा सीधा आंसर है। कॉमन नेम दे रखा है, देखो कॉमन नेम पे बेस क्वेश्चन दे रखा है, गजब का क्वेश्चन है, आइसोब्यूटारिक एसिड दे रखा है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टोलुइन का क्लोरीनीकरण संपन्न होता है। बिल्कुल, अगर मैं सनलाइट की प्रेजेंस की बात करूं और क्लोरीनेशन कराऊं HNO की प्रेजेंस में, तो यहां दोस्तों मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और यहां इस बेंज टोलुइन वाला जो कार्बन है, जहां हैलोजन sp3 कार्बन है, यहां ये रिएक्शन होगी और ये क्या बना लेगा, बेंजाइल क्लोराइड बना लेगा। तो मैकेनिज्म का नाम पूछा है दोस्तों, ये रहा मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा ऑर्थोपैराडाइटिंग ग्रुप नहीं है, यानी आपको देखना है ऑर्थोपैराडाइटिंग ग्रुप नहीं है। तो देखो OH होता है, बिल्कुल है, यहाँ पे भी जहां लोन पेयर है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो देगा दोस्तों, तो ये दे सकते हैं, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, यानी ये जो पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा तो ऑर्थो एंड पैराडाइटिंग ग्रुप प्रेजेंट यानी ग्रुप है, ये शो करता है ऑर्थोपैराडाइटिंग। जबकि ये जो CH2 ग्रुप है अगर बेंजीन रिंग पे जुड़ जाएगा, तो दोस्तों ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर CO ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाइए, द रेशियो ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द रिंग ऑफ नैप्थलीन। नैप्थलीन के अंदर ये पूछ रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन का रेशियो क्या होगा, और बेंजीन के अंदर, तो ये पूछ रहा है नैप्थलीन और बेंजीन के अंदर है। तो देखो दोस्तों, नैप्थलीन की स्ट्रक्चर बना लेंगे अपन पहले, सबसे पहले ये लीजिए नैप्थलीन बना ली और फिर बेंजीन बना ली। कितना आसान क्वेश्चन दे रखा है, या कितने पाई बॉन्ड है, टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं दोस्तों, टोटल पाई बॉन्ड है 5, तो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। या कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 5 यानी 2 5 10 और 2 3 6, तो 5:3, आंसर नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन इज रिलेटेड, देखो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन का भी मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा गजब के तरीके से, बहुत सारे ऐसे वीडियो बना रखे दोस्तों जो आपके लिए यूनिक है, सिस्टमिक तरीके से और बहुत ही लाजवाब और इजी वे में। आपके कई सारे कंफ्यूजन होते हैं रिएक्शंस के अंदर, ऑर्गेनिक के अंदर, जिनको दूर किया है यहाँ इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर, और आपको वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलेंगे। अगर आप रेगुलर देख रहे हैं या अगर आपको कोई भी टॉपिक हो ऐसा जिसमें आपको इशू भी हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उस टॉपिक का भी आपको वीडियो लेक्चर जरूर बनाऊंगा, या मैंने जो बना रखा है उसको शेयर कर दूंगा दोस्तों। चलिए फिडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा फिडल क्राफ्ट रिएक्शन से संबंधित है, सल्फोनीकरण नहीं, नाइट्रीकरण नहीं, अपचयन नहीं, एसिलीकरण बिल्कुल, एसाइलेशन और एल्काइलेशन दोनों तो होता है, एसाइलेशन एंड एल्काइलेशन या एल्किलीकरण ये दोनों होते हैं दोस्तों। चलिए ये गजब का क्वेश्चन है, यूवी रेज की प्रेजेंस में दोस्तों देखो यहाँ जो रिएक्शन होती है वो एडिशन रिएक्शन होती है दोस्तों। क्या होती है, एडिशन रिएक्शन होती है। तो ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बनता दोस्तों,
ठीक है, गैमेक्सेन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन नहीं है, हेक्सा साइक्लो बेंजीन क्लोराइड नहीं दोस्तों, ये रहा इसका ऑप्शन, साइक्लोहेक्सेन क्लोराइड नहीं 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 नहीं, ये भी क्या गलत है, ये गैमेक्सेन है दोस्तों। ये सारे के सारे यहाँ Cl सीधे सीधे सारे के सारे जुड़ जाएंगे दोस्तों, और ये पाई बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा। क्लोरीनेशन है, एक्सेस में है, इसीलिए पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे दोस्तों। तो ये C6H6 और Cl6 बनता है दोस्तों, जिसको आप गैमेक्सेन भी बोल सकते हो, ऑप्शन नंबर सेकंड है। इसी को आप बेंजीन हेक्सा BSC भी कह सकते हो, इसी को आप 666 भी कह सकते हो। तो ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, 11th क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे रखा है सीधा सीधा, 11th क्लास की एनसीईआरटी का दोस्तों। ठीक है, ये भी देखिए, आपको देखना है कि कौन सा एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक है। ठीक है, तो देखो साइक्लोहेक्सा ऑक्टा ट्राई इन दे रखा है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इसको कैसे भी बना सकते हो, सॉरी इसको कैसे भी बना सकते हो, अल्टरनेट लगा लो डबल बॉन्ड, भले कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज लगा दिया, यहाँ प्लस चार्ज लगा दिया। ठीक है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है दोस्तों। 2 2 4 2 6 2, और नेगेटिव चार्ज लगा सकते हो इसमें ऐसे, तो नेगेटिव चार्ज को देख लेंगे, यहाँ नेगेटिव, तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ठीक है, ये भी 10 इलेक्ट्रॉन है, दोनों दोनों और एरोमेटिक है दोस्तों, बोथ आर एरोमेटिक। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाइए। आपको देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी निम्न में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए सही नहीं है। क्या सही नहीं है, विशिष्ट गंध होती है, बिल्कुल सही बात है। इमिसिबल वाटर, ये भी सही है। बर्न विद सूटी फ्लेम, ये भी सही है। डू नॉट अंडर, नहीं नहीं नहीं, ये तो देते हैं दोस्तों, सही नहीं है, क्योंकि एरोमेटिक जो कंपाउंड है बेंजीन रिंग वाले, वो सारे सारे ARS रिएक्शन देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से देते हैं, नहीं देते तो ये गलत है। तो ऑप्शन गलत कौन सा चूज करना था, डी ऑप्शन चूज करना था। देखिए आपको देखना है कि विटामिन कौन सा है जो ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। तो देखो दोस्तों, विटामिन दो तरह के होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल जो पानी में आसानी से घुल जाए, और एक होता है फैट सोल्यूबल जो वसा में आसानी से घुल जाए। फैट का मतलब वसा सोल्यूबल, ये, और वाटर का मतलब पानी में घुलनशील। तो दोस्तों इसको याद रखने का तरीका है बी और सी, ये तो हो गए कौन से, वाटर सोल्यूबल। और एडेक, जैसे हेडेक होता है ना अपने, इसकी ट्रिक है दोस्तों एडेक, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये 4 विटामिन है जो फैट सोल्यूबल है। कौन से, ये। और वाटर सोल्यूबल जो होते हैं वो अपने यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं, ये अपने यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इसमें भी दोस्तों विटामिन बी में एक एक्सेप्शन है, विटामिन B12, जिसको साइनोकोबालोमिन कहते हैं, साइनोकोबालोमिन। ये अपनी बॉडी के अंदर ही स्टोर रहता है दोस्तों, ये ध्यान, अपनी बॉडी के अंदर ही स्टोर रहता है, बाहर नहीं निकलता, ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना है। तो आपको देखना विटामिन जो के होता है ना, वो ब्लड कोगुलेशन में यानी रक्त के जमने में हेल्प करता है दोस्तों। कौन सा, विटामिन के। अच्छा क्वेश्चन है, 12th क्लास के बायोमोलिक्यूल का चैप्टर है, उसमें विटामिन की एक टेबल बना रखी है, वहां से सीधा सीधा क्वेश्चन उठा रखा है। ये क्वेश्चन 11th का था, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पायरिमिडिन बेस। देखो देखो दोस्तों, बेसेस जो है ये दो तरह के होते हैं, एक प्यूरिन बेस और एक पायरिमिडीन बेस। इसको सीधा सीधा याद कर सकते हो कट के नाम से, जितना बड़ा शब्द उसको काट दो, तो साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, और बचा कौन सा दोस्तों, ग्वानिन और साइटोसिन। तो सीधा सीधा आंसर है कि पिरिमिडिन बेस नहीं है, तो जी और सी में से देख लो दोस्तों। साइटोसिन है पिरिमिडीन बेस, बिल्कुल है। थाइमिन है, बिल्कुल है। साइटोसिन है, थाइमिन है, यूरेसिल है, तो ग्वानिन नहीं है दोस्तों। कौन सा नहीं है, एडिनिन और ग्वानिन प्यूरिन बेस होते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, ग्वानिन बेस। इसमें पिरिमिडिन यानी बेस वाला है, कौन सा, प्यूरिन बेस है, तो पिरिमिडिन बेस नहीं है, वो अपने को देखना था। चौथा ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवा रहे विद नाइट्रिक एसिड। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराता हूं दोस्तों नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, तो ध्यान रखना ये जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज होकर के, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप दोनों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं दोस्तों।
और याद करो, अगर आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ा है 12th क्लास का, तो इसको सैकेरिक एसिड बोलते थे दोस्तों। कौन सा? सैकेरिक एसिड बोलते थे। इसके अलावा दोस्तों, अगर ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर के साथ में ऑक्सीडेशन करवाता था तो केवल CHO ग्रुप ऑक्सीडाइज होता था। ये जो CH2 ग्रुप है टर्मिनल, वो एज इट इज रहता था। इसको बोलते थे अपन ग्लूकोनिक एसिड बोलते थे। तो ये थे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से पूछे गए हैं, और ये डिट्टो की डिट्टो एनसीईआरटी बेस्ड है, कोई भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, या आपको सारी क्लासेस निःशुल्क प्रोवाइड करवाई जा रही है, ठीक है। अगर लैंग्वेज में दिक्कत है तो दोस्तों मैं खुद आपको सोल्व करा रहा हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आप रेगुलर भी देखेंगे ना तो वो क्वेश्चंस आपके दिमाग में एज इट इज फिट हो जाएंगे। बस रेगुलर देखते जाओ, और साथ के साथ आप एक बार देख लोगे ना तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको क्वेश्चन पेपर्स में, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं, आपको हेलो एल्केन के अंदर जो टॉपिक मिलेगा वो केमिकल प्रॉपर्टीज का मिलेगा, जो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा बहुत जल्दी। बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आपको जितने भी वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, बाय।